चलो बेटा, हाँ सभी लोग बस गए। आज का एक और होमवर्क, सैलरी का इंडेक्स। तो 3 क्वेश्चन, उन ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेंगे 20 मिनट, प्लस 20 मिनट से ऊपर नहीं लग सकते, प्लस ये इंडेक्स को आपको लग सकता है हार्डली 10 मिनट। तो आपका ओवरऑल पीरियड आधे घंटे का हुआ डीटी को लेकर के, ठीक है। अच्छा, अब हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन्स। आइए, सबसे बड़े चैप्टरों में से एक कैपिटल गेन्स। डन मालिक? आखिर क्या है ये टॉपिक? क्यों इतनी अनसर्टेनिटी इस टॉपिक को लेके? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तक के मैंने 5 टॉपिक पढ़ाए, सबसे हार्ड क्या लगा? हार्ड लगा ना? बराबर, इन 5 में से, बराबर। ये एचपी से भी ज्यादा इजी लगेगा। ये लंबा है, लेंदी है, पर ये इजी एचपी से भी ज्यादा लगेगा, प्रोवाइडेड तुमने एक भी दिन का क्लास मिस नहीं किया होगा। तो अगर एक भी दिन का मिस किया होगा तो ये माइट भी आपके लिए सबसे टफेस्ट टॉपिक हो जाए। देन कैपिटल गेन, पहला पेज इंडेक्स के लिए रख दें, दूसरे पेज के लिए चालू करें कैपिटल गेन। आपको तो पता है हम सबसे पहले सेक्शन लिस्ट लिखते हैं। $45 चार्जिंग सेक्शन, 46 and 47 transaction not treated as transfer, 48 computation of capital gains, 49 cost of acquisition, 50 special provisions, 51 forfeiture of advances, 54 exemption, 55 cost of acquisition, intangible। सबसे पहले सेक्शन लिस्ट लिख लें।
45 is the charging section, speed up, baat band. 46, transaction not treated as transfer. 48, computation of capital gains. 49, cost of acquisitions. 50, special provisions. 51, for feature of advance. 54, exemptions. $55, cost of acquisition for intangibles. कुछ तो मिसिंग है ना लाइफ में? क्या मिसिंग है? I think 52 and 53 is missing. These are abolished from Act. Say thank you. Thanks. कहने के लिए तो इनकम टैक्स में 298 सेक्शन ही है, पर शायद अब आपको समझ गया होगा कि ये 298 नहीं है, क्योंकि जब ये काउंट करते हैं 298, ये सिर्फ नंबर्स काउंट करते हैं, पर इन्होंने सिर्फ 10 काउंट किया। 10 10 10 10 डबल ए, 10 10 बी, 10 10 सी, ये तो काउंट ही नहीं किया ना। प्रिसाइजली देयर आर 758 सेक्शन इन इनकम टैक्स, जस्ट 758 जस्ट, और फाइनल में ये पूरे हैं। तो टेंशन न लेना एवरीबॉडी। कैपिटल गेन नया चैप्टर, नई उमंग। ये कितने बेटा? ध्यान नहीं है, वापस बोलो। फोकस। चलिए, सो कैपिटल गेन कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे 45। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 45। 45 इज कॉल्ड एज चार्जिंग सेक्शन। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चार्जिंग सेक्शन मतलब अगर इस सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इनकम इस हेड में आएगी, अदरवाइज इनकम इस हेड में आना नहीं। पहला, there must be capital assets. Such capital asset must be transferred. Gain must arise in previous year. Such gain is not exempt. चार ही कंडीशन है, छोटू 4 कंडीशन है। There must be capital asset. Capital asset must be transferred. Gain must arise, and such gain is not exempt.
पेज नंबर 5.1 पे आप चेक कर सकते हैं यही बात। 4 कंडीशन दिए 45 ने। देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज, सच गेन इज नॉट एग्जम्प्ट। ओके, नाउ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, पहला सवाल आपकी जिंदगी का, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? अबे कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल एसेट्स। सवाल क्या पूछना है जिंदगी में ये तो जान लो। दूसरा, व्हाट इज ट्रांसफर। तीसरा, गेन मतलब क्या होता है। और चौथा, एग्जम्पशन कब कब है। तो 4 वर्ड पे हमें और फोकस करना पड़ेगा। पहला, कैपिटल एसेट मतलब क्या है। दूसरा, ट्रांसफर मतलब क्या होता है। तीसरा, गेन मतलब क्या होता है। और चौथा, एग्जम्प्ट कब कब नहीं होगा। तो मैं भागते भागते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला, हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिले लाही, मुझे बताइए कि ये कैपिटल एसेट क्या है। उसने मुझे कहा, कृपया जाके हमारी डेफिनेशन से मिलिए। मैं भी ढूंढते हुए निकला। मैंने बोला काफी सुंदर होगी, इतना बोल रहा है तो। मैं ढूंढते हुए गया, मैं चिल्लाया, डेफिनेशन। पता है कहां से आई? 2/14 से। कैपिटल एसेट्स। सबसे पहले तो यही समझना था, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट is defined under section 2 subsection 14. This could be an MCQ. Capital asset is defined under section 2 subsection 14. Right? आइए डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसके आगे सीए का मतलब यही होगा। कैपिटल एसेट मीन्स property of any kind connected to business or not connected to business, movable or immovable, tangible or intangible, includes but excludes control and management in respect of an Indian company securities holded by FII, foreign institutional investor, as investment or stock in trade, but exclude stock in trade, personal effect, rural agricultural land in India, specified bonds
What a small definition. Okay, done. चलिए डन. बेटा किसी को पानी चाहिए तो यहाँ है. सबसे पहली चीज सेक्शन 45 ने हम लोगों को कही कैपिटल असेट. कैपिटल असेट्स तो हम ढूंढने निकले कैपिटल असेट मतलब क्या है, राइट? कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. ये इस चैप्टर का सबसे फेमस थ्योरी क्वेश्चन है, करीब 8 बार पूछा गया है. ये सबसे फेमस थ्योरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, करीब 8 बार पूछा गया है. यू डिसाइड कि क्या करना है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क या नहीं. सबसे पहले कैपिटल एसेट क्या है, डेफिनेशन को आप देखेंगे तो डेफिनेशन कहता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. मतलब पहला वर्ड डेफिनेशन का कहता है हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है. हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स है. ठीक है, हम आगे गए. कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस. दूसरी लाइन ये कहता है मे बी इट्स अ बिजनेस एसेट, मे नॉट बी इट्स अ बिजनेस एसेट, बट इट्स अ कैपिटल एसेट इफ यू ओन्ड इट. क्योंकि वर्ड लिखा है प्रॉपर्टी. So, if you are a owner, maybe it's a business asset, may not be it's a business asset, will be covered in the definition of property. So, you tell me, is that computer a capital asset? Yes. Is that projector a capital asset? Yes. AC a capital asset? Bench a capital asset? मेरे घर का टीवी? मेरे घर का टीवी? मेरे घर का सोफा? मेरे घर का PS4? Everything is capital asset. Property of any kind. Connected to business, not connected to business. Movable, immovable. Movable, जो प्रॉपर्टी हल सकती है आप हला सकते हैं, दैट्स मूवेबल प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी हिल नहीं सकती, हिला नहीं सकते, आप वो कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो मूवेबल और इमूवेबल में क्या तकलीफ है, क्या मानो? मूवेबल और इमूवेबल, हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट. टैंजिबल और इनटैंजिबल, जो चीज दिख सकती है आप जिसे छू सकते हैं टैंजिबल एसेट. जिसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो है इनटैंजिबल एसेट्स. सो अगर पहली 3 लाइन पढ़ूं मैं डेफिनेशन की तो इनने सब कुछ कैपिटल एसेट में कवर कर लिया. आप देख सकते हैं, राइट? 8 बार पूछा है हमने, कुछ तो करना था. इतने आसान तरीके से पढ़ लेते तो आप यहां क्यों होते, है ना? गिव मी योर हैंड्स, गिव मी हैंड्स. हाय. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल
ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है वो, ऐसा इनटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते। वन टू थ्री स्टार्ट, एवरीबॉडी, हाँ एवरीबॉडी। प्रॉपर्टी ऑफ connected to business, and includes। तो अगर हम पहला डेफिनेशन का पैराग्राफ पढ़ें तो वो कहता है हर तरह की चीज जो आपने ओन कर रखी है वो आपका कैपिटल एसेट में मानी जाएगी। यस और नो, वो आपके कैपिटल एसेट में मानी जाएगी। ये हुआ जनरल पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अब हम आते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेफिनेशन में। दो चीजें कैपिटल एसेट में इंक्लूड होंगी, दो चीजें कैपिटल एसेट में इंक्लूड होंगी, दो चीजें कैपिटल एसेट में इंक्लूड होंगी। पहला, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन कंपनी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडियन कंपनी। इसके बाजू में लिख के रख दीजिए वोडाफोन। ये आपको आज से 3 से 4 दिन बाद समझेगा, तो ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, तुमको समझेगा नहीं, पढ़ा के कोई सेंस नहीं है। तो जहां समझेगा वहां वापस हम इधर आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेकंड, सिक्योरिटीज होल्डेड बाय एफआईआई। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी होल्डेड बाय एफआईआई, व्हाई दीज आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट? देयर इज बी अ रीजन। होता क्या था, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे फॉरेन स्टॉक मार्केट से, और वो इसलिए होता था, इंडियन स्टॉक मार्केट जो होते थे ये फॉरेन मार्केट से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते थे, और वो इसलिए होता था, उसका रीजन ये था कि जो फॉरेन स्टॉक मार्केट्स वाले होते थे ये कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में आते, पैसा इन्वेस्ट करते, निकल जाते। जहां इन पे टैक्स रेट लगना चाहिए था 20% बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन, ये लोग आते, ये बताते कि हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन है। मतलब इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट अंडर द हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन, वो अपनी इनकम कहां शो कर देते? पीजीबीपी। जहां उन्हें टैक्स रेट लगना चाहिए था 20%, वो नॉर्मल स्लैब रेट में अपनी इनकम निकाल के निकल जाते। ये हो रही थी टैक्स प्लानिंग। गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने बोला अब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इंडिया आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको हमेशा इनकी इनकम कैपिटल गेन में आएगी, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो। इसीलिए वर्ड लिखा है वेदर एज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर एफआईआई, फॉरेन म्यूचुअल फंड, इंडिया में आके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, इसकी इनकम हमेशा कैपिटल गेन में आएगी, पीजीबीपी में आएगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, जिसके कारण टैक्स में इंक्रीज हो गया इंडियन गवर्नमेंट के। क्योंकि जो पहले पीजीबीपी बता के जाते थे, अब उन्हें क्या बताना पड़ रहा है? कैपिटल गेन। सो वापस से डेफिनेशन, एवरीबॉडी, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ and includes control and management. Control and management. Shares held by foreign institutional investor. Shares held by foreign institutional investor. यहां तक के एक बार 1 2 3 साना। Property of and include control and management, shares held by foreign institutional investor, but exclude stock in trade. स्टॉक इन ट्रेड को बेच के जो पैसा आना चाहिए, आपको क्या लगता है कैपिटल गेन होना चाहिए या पीजीबीपी? हेंस स्टॉक बेच के जो पैसा आएगा इसको एक्सक्लूड किया गया है स्पेसिफिक डेफिनेशन। जनरल पार्ट में एवरीथिंग इज कैपिटल एसेट, अब स्पेसिफिक पार्ट से उसको क्या किया? स्टॉक को हटा दिया। तो स्टॉक बेच के अगर कभी भी कोई पैसा आता है तो वो कहां जाएगा? पीजीबीपी, ना कि कैपिटल गेन। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पर्सनल इफेक्ट। मैं आता हूं इस पे 1 मिनट बाद। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। कुछ याद आ रहा है मेरे को? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रूरल का मीनिंग एग्रीकल्चर में ही पढ़ा दिया है।
दूसरा, रूरल लैंड बेचने पे कैपिटल गेन आएगा नहीं, जबकि अर्बन लैंड बेचने पे आएगा। वो क्यों? मैंने आपको बोला था कैपिटल गेन में जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से रूरल को क्या किया है? एक्सक्लूड। जिसका मतलब यह है कि रूरल लैंड अगर हमने कभी भी बेचा तो इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आ सकता। तीसरा था पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी आप अपने यूज के लिए रख रहे हैं उसे एक्सक्लूड किया गया है। जनरल डेफिनेशन, एवरी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट। स्पेसिफिक डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टी आप पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। मतलब आप सोचिए आपके घर में अब तक क्या बिका होगा? पापा का पुराना स्कूटर बिका होगा, पैसे आए होंगे, क्या आपने कभी उस पर टैक्स भरा? नहीं। रद्दी बेची, आपने अपने घर का सोफा बेचा, क्या कभी टैक्स भरा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल कैपिटल एसेट तो है ही, पर इसे कैपिटल गेन पर्पस के लिए लिया जाता नहीं। सो हमें समझना पड़ा कि भाई ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है। पर्सनल इफेक्ट means movable property held for personal use। बाबू मुशाए वर्ड लिखते हुए ही उन्होंने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहा? मूवेबल प्रॉपर्टी। जिसका मतलब समझिए, पर्सनल इफेक्ट का मतलब समझिए, जो चीज मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए रखता हूं उस पे कभी कैपिटल गेन नहीं आएगा। जो चीज मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए रखता हूं इसे बेचने पे कभी कैपिटल गेन नहीं आएगा। एवरीबॉडी फोकस, बताइए क्या ये कंप्यूटर जो यहां रखा है बिजनेस में, इज इट ए कैपिटल एसेट? यही कंप्यूटर अगर मेरे घर पे मेरे पर्सनल यूज के लिए रहे उसे बेचा, क्या कैपिटल गेन आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी तो है पर कैपिटल एसेट माना जाएगा नहीं। ये सोफा जो मेरे बिजनेस में रखा है ये बेचा, क्या कैपिटल गेन आएगा? हाँ। लेकिन जो सोफा मैंने घर पे रखा है इसे बेचने पे कैपिटल गेन। तो जो प्रॉपर्टी आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं उस पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। ये सुनो। अच्छा, वर्ड लिखते लिखते लॉ मेकर ने एक गलती कर दी, यहां लिख दिया मूवेबल एसेट, पर ये गलती नहीं, बहुत समझदारी वाली बात थी। इसका इंप्रेशन क्या हुआ? रीड बिटवीन द लाइन। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ फॉर पर्सनल यूज इज लाइबल टू कैपिटल गेन्स। बहुत कम लोगों को समझेगा ये एक बार में। उन्होंने पर्सनल इफेक्ट में सिर्फ क्या कवर किया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए भी रहे तो भी कैपिटल गेन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस घर में आप रहते हैं ये प्योरली आपके पर्सनल यूज के लिए है, इसको बेचोगे, क्या कैपिटल गेन आएगा? हां। क्यों आएगा? क्योंकि भले ही पर्सनल यूज है पर वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? तो एक घर जिसमें आप रह रहे हैं अगर वो घर भी बेचा तो उस पर इनकम टैक्स जरूर आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया, पहली बार लिखी हुई डेफिनेशन समझ आई है और पसंद भी। समझ में आई बात? मूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने बोला ऐसी चीजें जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। बताइए कल चल के मैं ये अपना दूरभाष यंत्र बेच दूं, क्या इस पे कैपिटल गेन आएगा? हाँ, ये पर्सनल यूज है। लेकिन अगर मैंने इसे बिजनेस एसेट दिखाया होगा तो कैपिटल गेन आएगा, पर्सनल एसेट दिखाया होगा तो नहीं आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सो पर्सनल इफेक्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। एवरीबॉडी वापस आओ और डिटेल में जाते हैं। कैपिटल एसेट से चालू किया था। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ and includes control and management shares held by foreign institutional investors but exclude stock in trade rural agriculture land in India। रूरल मतलब पिछड़ा हुआ, पेड़ उगते हैं, पेड़ उगते हैं ना,
रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया. पर्सनल इफेक्ट, सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स. बी फॉर बॉन्ड्स. कुछ याद आया क्या? देखिए डेफिनेशन कैसे याद हो सकती है. 1 2 3 स्टार्ट. एक बार मेरा पूरा देख लो फिर आपका नाम. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड इंक्लूड्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, शेयर्स होल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बट एक्सक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स. आज रास्ते से जाना. उसको बैठाना, उसको बोला आ मैं तेरे को एक डांस दिखाता हूं. अगर तुमने ये कर दिया रोड पे इतनी लातें खाओगे, क्योंकि ये तुमको तो समझेगा तुम क्या कर रहे हो, पर किसी दूसरे को नहीं समझेगा तुम क्या कर रहे हो. समझ में आई बात? So 1 2 3 start. Everybody. Property of and कुछ लोग ना जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. Control and management, shares held by foreign institutional investor, but exclude जब हम पर्सनल इफेक्ट देखने जा रहे थे तो पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में उन्होंने कहा मूवेबल ही कवर होंगे, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा से क्या रहेगी? कैपिटल एसेट. बताइए एक जमीन मैंने लेके रखी थी, उस जमीन को बेचा, क्या कैपिटल गेन आएगा? हाँ. बट पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड्स जड़पास. But personal effect excludes जड़पास. सर J is jewelry and bullion. सर मीनिंग समझिए इसका. ज्वेलरी एंड बुलियन. ज्वेलरी एंड बुलियंस, बुलियंस मतलब होते हैं प्रीशियस स्टोन. फॉर एग्जाम्पल हीरा. हीरा ज्वेलरी नहीं है, इट्स अ प्रीशियस स्टोन. हीरा है सदा के लिए. ये सुनो, हीरा है सदा के लिए. सो द पॉइंट इज ज्वेलरी और बुलियन ये कभी भी आपके पर्सनल इफेक्ट नहीं माने जाएंगे. पर्सनल इफेक्ट को भी एक्सक्लूजन है, मतलब ये इंक्लूजन है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में. मतलब इन चीजों पे कैपिटल गेन आएगा. पर्सनल इफेक्ट में हम ये नहीं मानेंगे. ज्वेलरी मान लीजिए, सुनिए ये रिंग मैं इसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं. मैं इसे आज बेच के आता हूं ज्वेलर के पास. इज इट लायबल टू कैपिटल गेन? यस. क्योंकि भले ही ज्वेलरी या ज्वेलरी क्यों ना हो, बुलियंस क्यों ना हो, अगर ये पर्सनल यूज के लिए भी है तो इसे माना नहीं जाएगा, इस पे कैपिटल गेन आएगा. इससे गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि कितने लोग गोल्ड और ज्वेलरी बेच रहे हैं और कितने खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारी करेंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया था, सीपीटी में, फाउंडेशन में. क्लियर है? तो ज्वेलरी और बुलियन को कभी भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा. ठीक है? तो हुआ यूं कि जब ज्वेलरी को इसमें इंक्लूड कर दिया तो लोग भागते भागते गए वो उस महापुरुष के पास, कहा जिल्ले लाही पथ प्रदर्शित करो. उन्होंने बोला अच्छा एक मिनट, किस चीज को कहा है उन्होंने कि ये इंक्लूड होगा? उन्होंने बोला सर ज्वेलरी. तो एक काम करना, डू वन थिंग,
शर्ट बना ले सोने का। आपको बताऊंगा, तो पुणे के एक व्यक्ति ने ऐसा किया है, गोल्ड का शर्ट बनाया था 2.5 kg का, राइट। अब सुनो, उसने बोला गोल्ड बना ले। बंदे ने गोल्ड का शर्ट बनाया, एवरीबॉडी फोकस, मजा आने वाला है। गोल्ड का शर्ट बनाया, गोल्ड का शर्ट पहन के ऐसे जा ही रहा था। जैसे ही गोल्ड का शर्ट पहन के जा रहा था, अबे रुक, खरीदने पे और पहनने पे कोई टैक्स नहीं है, इसे बेचने पे टैक्स है। पहले तो ये क्लियर करो, इट शुड बी ट्रांसफर्ड। खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है, पहनने पे कोई टैक्स नहीं है, बेचने पे है। तो पहन के जा ही रहा था, इतने में एओ आई, एओ आके बोलती है चल रहा टैक्स निकाल। इसने बोला बेबी, खरीदने पे और पहनने पे टैक्स नहीं है, जिस दिन बेचूंगा उस दिन आना। ये बंदा निकल गया, पैसों की जरूरत पड़ी, इसने शर्ट बेची। जिस दिन शर्ट बेच ही रहा था, बेबी आई। उसने आके बोला हाँ मैडम आप समझ नहीं रहे, आपने शायद टैक्स ढंग से पढ़ा नहीं। मैं पढ़ाऊं? पर्सनल असेट इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। शर्ट वॉज पर्सनल, यू नो, सो नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। हाँ शर्ट पर्सनल है, पर था तो गोल्ड ही ना। मैडम, मैडम यही तो गलती कर रही हैं आप। आइए, ज्वेलरी पता है आपको, ये जो आपने पहनी है ना हाथों में, इसे कहते हैं, ये शर्ट था, पर्सनल इफेक्ट, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। आप बताइए, शर्ट बनवा दिया गोल्ड का, इज इट लायबल टू कैपिटल गेन? यस और यस? नहीं नहीं, कैसे? पर्सनल इफेक्ट। पर ज्वेलरी, एक मिनट, लड़के नहीं बोलेंगे, लड़कियां, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? ज्वेलरी का मतलब तो आई गेस इंटीमेट ज्वेलरी की बात कर रहे होंगे ना हम, नेकलेस, चेन, रिंग्स, और भी कुछ होता है, जो भी कुछ है, तो यही सब हुआ ना। शर्ट ज्वेलरी कैसे हुआ? अरे गोल्ड से क्या होता है? वहां पे वर्ड क्या लिखा है? ज्वेलरी। इतने में वो बंदा चश्मा गोल्ड का बना के लेके आ गया। आपको याद होगा गोल्ड के चश्मे होते हैं, गोल्ड का पेन लेके आ गया। इन सब को बेच के भी वो कहता है मैडम कोई कैपिटल गेन नहीं, पर्सनल यूज, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। बताइए, विल दे बी लायबल टू कैपिटल गेन? यस। जस्ट बिकॉज आप उसका फॉर्म बदल देंगे, दैट डजंट मीन्स कि उसकी टैक्सेबिलिटी बदल जाएगी। सो अगर ज्वेलरी मतलब सिर्फ यही नहीं जो आप पहनेंगे, समझ में आ रही है बात? ज्वेलरी इसमें भी इंक्लूड होती है। चलिए एक और केस बताता हूं, थोड़ा सा वियर्ड केस है पर केस तो है। मारवाड़ियों में ना एक रिवाज होता है, हमारे में एक रिवाज होता है कि जब पहली बार जवाई घर पे आता है ना, तो उसको सोने या चांदी की थाली में खाना खिलाया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ पहली बार होता है, ये सिर्फ पहली बार होता है, उसको डिनोट करने के लिए कि आपने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, ठीक है। और आदमी टेंशन फ्री हो जाए तो सोने की चांदी, थाली की चांदी में भी खाना खिलाई देता है। उनका टेंशन हम अपने घर लेके चले गए तो उनका तो कम ही हो गया ना। तो हुआ यूं कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मुझे सोने चांदी की थाली में खाना खिलाया गया। चांदी की थाली में खाना खिला करके जैसी खाना हो गया, सासू माँ बेच के आ गई। जैसी चांदी की थाली और चांदी के बर्तन बेच के आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए, बोले मैडम हाँ चल लो टैक्स निकालो। उन्होंने कहा मेरे जवाई को जानते हो? सुन रहे? अरे सुन रहे? अबे रुक रहे, he's a taxman, आप टैक्स की बातें उससे कर लीजिए। तो आप जाइए, टैक्स की बातें उससे की। नहीं मैडम, बेचा आपने है तो टैक्स आपको लगे, आपका जवाई जो कोई भी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरी सासू माँ कहती है आप शायद भूल रहे हैं, मैंने भी इतना थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, इट्स अ पर्सनल यूज, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन।
पर मैडम ये तो सिल्वर, ये कैसे हुआ ज्वेलरी? हाँ क्यों ज्वेलरी का, ज्वेलरी कैसे हुआ ये आप मुझे समझाइए। कटोरिया कान में लगाऊं, चम्मच इधर, हाउ दिस इज ज्वेलरी? और प्लेट का ऐसा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द बर्तन इन ज्वेलरी? यू टेल मी, हाउ दिस इज ज्वेलरी? अब बताइए, आप सोचिए टैक्स कितना पेचीदा हो सकता है। आप बताइए, जो ज्वेलरी के बर्तन बनाए गए, दैट इज चांदी के बर्तन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, गोल्ड तो बाय डिफॉल्ट में कवर हो गया। चांदी के जो बर्तन बनाए गए, इज इट लायबल टू कैपिटल गेन और नॉट लायबल टू कैपिटल? होना तो चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं किया गया, क्योंकि चांदी के बर्तन ये इंडिया का एक ट्रेडिशन है। चांदी के बर्तन आप सोच के देखिए, केस लॉ ऐसे ही नहीं बने, केस लॉ ने इंडियन ट्रेडिशन का ध्यान रखा। आई थिंक हर एक के घर में एटलीस्ट एक चीज क्यों ना हो, पर चांदी की जरूर होगी। और स्पेशली हमारे यहाँ तो जब बेबी पैदा होता है, पहला वो जो खिलाते पिलाते वही चांदी से रहता है। ये सुनो, तो चांदी के बर्तन को यहां से एक्सक्लूड किया गया, पर गोल्ड बार्स, गोल्ड के बर्तन ये सब कवर किए गए। ये सुनो, सो एक और चीज जो हमने समझी, सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। डन सर? आगे, ये तो था पहला, पर हमें तो पूरा जड़पास ढूंढना है। J is ज्वेलरी एंड बुलियंस, A is आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। लोग अपने पुराने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस बेचते हैं, आर दे लायबल टू कैपिटल गेन? यस। D फॉर ड्राइंग, P फॉर पेंटिंग। मान लीजिए मेरे पास एक ओल्ड शिवाजी की पेंटिंग थी, म्यूजियम बनाने के लिए मैंने उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेल कर दी। एम आई लायबल टू कैपिटल गेन? यस। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एसेट। ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एस स्कल्पचर, मूर्तियां एंटीक पीसेस में आते हैं, लायबल टू कैपिटल गेन। एंटीक पीसेस, तो अगर आप अपने दोस्त को कभी बेचें एंटीक पीस, विल यू बी लायबल टू कैपिटल गेन? यस। चलिए, कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखना पड़ेगा पर्सनल असेट एक्सक्लूड, क्या चीज बेटा? जड़पास। इसको याद रखने का एक और तरीका है, डीजे स्नेक, डीजे सांप, डीजे सांप। भाई साहब इतना बड़ा रैपर है, इज्जत तो बनती है ना अपने सब्जेक्ट में उसकी। भाई साहब रैप सुनने में जो मजा है ना, मजा है, नेक्स्ट लेवल है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रखते हैं, बट आई थिंक ज्यादा इजी जड़पास होगा। बट जिसको जैसे याद रखना है वैसे याद रखें। अब मुझे रैप पसंद है इसलिए मैं डीजे सांप याद रखता हूं, बट इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। शुरुआत से चालू करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा? कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल and includes control and management, shares held by foreign institutional investors, but exclude stock in trade, personal effects, rural agriculture land in India, some kind of bonds,
पर्सनल इफेक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी आता नहीं, याद आया क्या? जड़ पास आता नहीं। अब आप मुझे बताइए किस पे कैपिटल गेन आएगा, किस पे नहीं, बताइए। मैंने ज्वेलरी बेची जो मैं खुद यूज करता था, मेरी ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी बेची, गलत। अगर मेरा ज्वेलरी का शॉप है, मेरे लिए वो क्या हुआ? स्टॉक इन ट्रेड। एट द सेम टाइम आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। स्टार्ट अगेन। मैंने मेरे घर का फर्नीचर बेचा, कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन। मैंने ऑफिस का फर्नीचर बेचा, मैंने पेंटिंग बेची, मैंने ड्राइंग बेची, मैंने गोल्ड के बर्तन बेचे, मैंने सिल्वर के बर्तन बेचे। एवरीबॉडी यस और नो? मैंने मेरा घर ही बेच दिया जिसमें मैं रहता था, मैंने दुकान बेची, मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेची जो अर्बन एरिया में है, मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेची जो रूरल एरिया में है। आहो, ये समझ में आ गया क्या कैपिटल? अच्छा, मैं एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं, मेरा काम ही है शेयर परचेज करना, शेयर बेचना। मैंने इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किए, बेचे, मैं इन्वेस्टर हूं। क्लियर है? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, सम काइंड ऑफ बॉन्ड। ये स्पेसिफाइड बॉन्ड मतलब क्या है? स्पेसिफाइड बॉन्ड 6.5% गोल्ड बॉन्ड, 6.5% gold bond, 7% gold bond, national defense bond, special bearer bond, gold monetization scheme, (2015). अच्छी बात यह है इनमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना। सर तो फिर लिखा है क्यों? जिम्मेदारी। My responsibility. Is that done? ये सारे बॉन्ड एक समय पे हुआ करते थे, अब इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट द लास्ट वन, गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड 2015। तो अब इनमें से कुछ भी याद मत रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना, स्पेसिफाइड बॉन्ड। क्या याद रखोगे? स्पेसिफाइड बॉन्ड। काम खत्म। इज दैट डन? चलिए, सबसे पहले क्या था? कैपिटल असेट। कैपिटल असेट की पूरी डेफिनेशन में से हमने सिर्फ एक चीज डिस्कस नहीं की, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट, बाकी हमने सब डिस्कस कर लिया। क्लियर है? दूसरा वर्ड क्या था भाई डेफिनेशन का? ट्रांसफर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसफर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। क्या ट्रांसफर वर्ड डिफाइंड है? यस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। सर क्या क्या आता है इसके अंदर में? पहला, सेल। अंडरस्टैंड कीजिए साहब, कैपिटल गेन किन कब कब आता है? जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया। इनकम टैक्स ने बड़ी चालाकी से सिर्फ सेल वर्ड ना लिख के वहां पे ट्रांसफर वर्ड लिखा, बड़ी चालाकी से सेल वर्ड ना लिख के ट्रांसफर लिख दिया, क्योंकि अगर सिर्फ सेल लिख देते तो प्रॉब्लम क्या होती? कैपिटल गेन तभी आता जब सेल होगा,
और लोग कैसे ट्रांसफर करते पता है? एक जन दूसरे को गिफ्ट दे देता, दूसरा तीसरे को गिफ्ट दे देता और इनडायरेक्टली ब्लैक का मनी ले लेता। ऐसा कई लोग करते हैं, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया। वो एक दूसरे को गिफ्ट करके क्या कर देते, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो जाती और कैपिटल गेन भी नहीं आता। इनकम टैक्स कहीं ना कहीं समझ गया था कि ये लोग हमें, उन्होंने ये प्रोविजन ही कैंसिल कर दी। उन्होंने सेल की जगह ब्रॉडर वर्ड यूज किया, ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या क्या आता है? सेल। विजय ने विशाल सर को कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, इज विजय लायबल टू कैपिटल गेन? यस। हमेशा याद रखें, कैपिटल गेन सेलर एंगल से निकाला जाता है, बायर एंगल से नहीं, क्योंकि सेलर को गेन होने वाला है बेच के या लॉस होने वाला है बेच के। समझ में आई बात? तो कैपिटल गेन इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, सेलर ऑफ कैपिटल एसेट, सेल। दूसरा है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज ऑल्सो लायबल टू कैपिटल गेन। आहा, अब आप ये पूछेंगे एक्सचेंज कैसे कैपिटल गेन हो सकता है भाई? अब एक्सचेंज कैसे कैपिटल गेन हो रहा है? एक्सचेंज कैपिटल गेन कैसे हुआ? मैं आपको समझाता हूं। जब लोगों ने सेल वर्ड को लेके आया, ये लोग भागते भागते गए होंगे साधु के पास। साधु ने बोला, तू सेल क्यों कर रहा है? तू उल्टा एक्सचेंज कर ले। उन्होंने बोला कैसे? देख, बोले तू तेरी लैंड बिल्डर को दे, बिल्डर को बोल उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए और बदले में बिल्डर तुझे 2 पार्किंग, 1 दुकान और 3 घर दे दे। सेल हुआ नहीं तो कैपिटल गेन आएगा नहीं, पर एक्सचेंज तो हो गया। ये प्रोविजन चलने लग गई, डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि अब वो सेल नहीं एक्सचेंज कर रहे। ये वही दौर था जब कंपनीज ने कन्वर्टिबल डिवेंचर नाम की चीज निकाली। ये वही दौर था जब कंपनीज ने कन्वर्टिबल डिवेंचर नाम की चीज निकाली। मतलब लोग डिवेंचर के बदले क्या ले लेते हैं? शेयर्स। वो डिवेंचर बेचेंगे नहीं, एक्सचेंज। डिवेंचर दे। ये उसी समय की बात है जब गाना प्रचलित था, जूते दो पैसे लो। एक्सचेंज। समझ में आ रही बात? भाई साहब, एक्सचेंज को भी कन्वर्ट कर दिया गया। अब अगर कोई एक्सचेंज भी करता है अपने कैपिटल एसेट को, इट इज लायबल टू कैपिटल गेन। तीसरा लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिबल डिबेंचर। तीसरा रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। तीसरा वर्ड इसमें कवर किया गया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। अब ये क्या हुआ भाई? रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, खुद होके अपने अधिकार त्याग देना। यू रिलिंक्विश्ड योर राइट, खुद होके अपने अधिकार त्याग देना। यस और नो? अपने अधिकार उसके ऊपर छोड़ देना, इसे कहा जाता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। राइट? फॉर एग्जाम्पल, बायबैक के अंदर में अपने शेयर्स दे देना, इट्स अ रिलिंक्विशमेंट। आपने अपने शेयर्स त्याग दिए, इट्स अ रिलिंक्विशमेंट। राइट? सो रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। फिर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में जब आप ऐड हो रहे हैं, आपने अपना असेट उठा के एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म में दे दिया। आपको भी पता है फर्म्स असेट एंड पार्टनर्स असेट आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। फर्म असेट एंड पार्टनरशिप फर्म असेट एंड पार्टनर्स असेट आर नॉट सेम, दीज आर डिफरेंट। अब मैंने अपना असेट उठा के फर्म में ट्रांसफर कर दिया, अब वो फर्म का असेट बन गया। रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, रिलिंक्विशमेंट बाय विजय टू फर्म। और विजय को क्या मिला इन कंसिडरेशन? इन एक्सचेंज उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप मिली। इज दिस लायबल टू कैपिटल गेन? यस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय पार्टनर टू फर्म। फोर्थ, extinguishment of right।
पहला सेल, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, चौथा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। आपकी इच्छा नहीं है पर आपसे आपके अधिकार ले लिए गए अंडर एन अग्रीमेंट, अंडर एन विल और व्हाटसोएवर, इज कॉल्ड एज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। फॉर एग्जाम्पल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एग्जाम्पल लिखते जाएं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, आपको रिडीम करने की इच्छा नहीं है, पर कंपनी के ड्यू डेट के हिसाब से रिडम्पशन तो हो गई, आपसे आपके राइट एक्सटिंग्विश कर लिए गए। इसका एक और एग्जाम्पल है, इसी का ही एग्जाम्पल है कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या एग्जाम्पल है इसका? कंपल्सरी एक्विजिशन। इट्स एग्जाम्पल ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। पूछिए कैसे? मान लीजिए मेरी लैंड है, गवर्नमेंट क्या करती है? रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट। क्या क्या? वापस बोलो। रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट। फिर से एक बार बोलो। रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये सब बनाने के लिए मेरी लैंड एक्वायर कर लेती है। फ्री में लेती है या बदले में पैसे देगी? दे एक्सटिंग्विश्ड माई राइट, दे एक्सटिंग्विश्ड माई राइट। Conversion of capital asset into stock in trade, सीता, SITA। Conversion of capital asset into stock in trade, stock in trade held as asset, इसीलिए सीता। अगर मैंने अपना कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए ये वॉच थी मेरे पास, मैंने वॉच का बिजनेस ओपन किया, ये वॉच उतार के वहां पे स्टॉक इन ट्रेड पे रख दी। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आई रिलिंक्विश्ड माय राइट। इज इट लायबल टू कैपिटल गेन? यस। Redemption of zero coupon bond. Now what is redemption of zero coupon? Zero coupon bond क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स पहले बहुत फेमस हुआ करते थे, अब नहीं है, पर लॉ में आज भी पड़े हुए हैं। These are the bond which is issued at discount and redeemed at par, और जो डिफरेंस होता था उसे ही इंटरेस्ट कह दिया जाता था। सो 1 2 3 स्टार्ट। क्या क्या कवर हुआ? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विश, खुद होके अपने अधिकार छोड़ देना और इसके बदले में पैसे मिले, लायबल टू कैपिटल गेन। आपसे आपके अधिकार छीन लेना, इसके बदले पैसे मिले, लायबल टू कैपिटल गेन। कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। चालाकी देखिए इनकम टैक्स की। एनी अदर ट्रांसफर हैविंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, इसके अलावा किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी दूसरे के पास चली गई और आपको पैसा मिला, इट इज लायबल टू कैपिटल गेन। तो सीधे ही लिख देते एनी ट्रांसफर लायबल टू कैपिटल गेन। इज इट डन? चलिए यहां तक का कैपिटल गेन मेरे साथ एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। कैपिटल गेन में बहुत सारे सेक्शन थे, हम कौन से पे हैं? 45। 45 का पहला वर्ड क्या कह रहा था? देयर मस्ट बी कैपिटल असेट्स। हम ढूंढने निकले एवरीबॉडी। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ, shares held by foreign institutional investors but exclude stock in trade, personal effect, rural agriculture land in India, some kind of bonds। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफर। दूसरा वर्ड था जो हमें खोजना था, लिखा था 247 में। ट्रांसफर क्या कह रहा था? सेल,
exchange, relinquishment of right, extinguishment of right, conversion of capital asset into stock in trade, redemption of zero coupon bond, any transfer having the effect of transfer. Is that done? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. तीसरा वर्ड क्या था? तीसरा वर्ड था गेन. तीसरा वर्ड क्या था बेटा? गेन. आइए, गेन, कभी खुशी कभी गम. गेन कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव. मतलब इस चैप्टर में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, डरने का नहीं. कभी खुशी कभी गम, लेकिन जो भी होगा या तो होगा शॉर्ट या तो होगा लॉन्ग. मिडल जैसा कुछ नहीं होता. या तो ये शॉर्ट है या तो ये लॉन्ग है. सो गेन दो प्रकार के, पॉजिटिव, निगेटिव. पर जो भी होगा या तो ये होगा शॉर्ट या तो ये होगा लॉन्ग. सर शॉर्ट या लॉन्ग किस पे डिपेंड करेगा? पोहा. शॉर्ट या लॉन्ग किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपने कितने देर होल्ड किया. सर जिसका मीनिंग क्या है? बेटे आप अब बहुत ही गलत जा रहे हैं. सुने, शॉर्ट या लॉन्ग किस पे डिपेंड करेगा? होल्डिंग पीरियड पे. शॉर्ट या लॉन्ग डिपेंड करता है पोहा. किसके ऊपर? पोहा. सर पोहा बोले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट्स. जैसा कि मैं कह रहा था, लॉन्ग या शॉर्ट इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसका प्राइस क्या है. इस पे डिपेंड नहीं करता उसका साइज क्या है. वो इस पे डिपेंड करता है कि उसको कितने देर होल्ड किया है. नहीं, सुने, शॉर्ट या लॉन्ग पोहा पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? पोहा. पोहा बोले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट्स. सर ये पार्ट ना समझा मेरे को, थोड़ा डिटेल में बता रहा. फाइनेंशियल असेट्स, स्पेशल असेट्स, others. Financial assets holded for 12 months or less. Special assets, immovable property and unlisted shares. Holded for 24 months or less. Other asset holded for 36 months or less. अब आपको मीनिंग समझेगा इसका. कुछ भी कुछ सोचते रहते हैं. देखिए, गेन
कभी खुशी कभी गम, लेकिन जो भी होगा या तो होगा शॉर्ट या तो होगा लॉन्ग। शॉर्ट या लॉन्ग काय पे डिपेंड करता है? पोहा। पोहा बोले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट, कितने दिन वो असेट होल्ड करके रखा है, राइट। असेट के 3 कैटेगरी डाली गई है, फाइनेंशियल असेट जिसमें शेयर्स एंड ऑल आते हैं, स्पेशल असेट, अदर। फाइनेंशियल असेट अगर 12 महीने या उससे कम होल्ड किया तो ये शॉर्ट टर्म होगा। तो ऑब्वियसली 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म। यानी देखिए, क्या शॉर्ट या लॉन्ग उसके प्राइस पे डिपेंड करता है? नहीं। हो सकता है 80,000 का एक शेयर आपने 3 महीने होल्ड किया, 3 महीने बाद बेच दिया, बताइए नेचर ऑफ गेन क्या होगा? लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट। उसके प्राइस पे डिपेंड नहीं करता। वही 200 रुपए का शेयर आपने 2 साल होल्ड किया, लॉन्ग, तो ये उसके प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है प्रॉपर्टी बड़ी हो पर आपने सिर्फ 4 महीने होल्ड की, नेचर ऑफ गेन शॉर्ट टर्म। यही प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की आपने 4 साल से होल्ड करके रखी है, नेचर ऑफ गेन लॉन्ग। सो ये उसके प्राइस पे नहीं डिपेंड करता, ये उसके साइज पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है पोहा, जिसमें तुम रोज सुबह सांबर डाल के खाते हो। वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बाय गॉड, पोहा सांबर। अच्छा, कुछ लोग जो पुणे के बाहर से आए उन्हें ये कॉम्बिनेशन आज तक समझ नहीं आया, और जब वो अपने घर जाके ये बताते हैं मुझे पोहा में सांबर चाहिए, मम्मी इज लाइक, भाई दुनिया में कौन समोसे में सांबर खाता है? पंजाबी डिश एंड अ साउथ इंडियन टेस्ट, बट प्रेस्टीज हैज गॉट यूनिक कॉम्बिनेशंस। यहां मैंने चाय के साथ जलेबी डुबा के खाते देखी है। उस दिन ना मेरा इंसानियत पे से नजर, मतलब एकदम ऐसा जहर, कतई जहर हो गया था। जलेबी चाय में डुबा के कोई कैसे खा सकता है बे? ऐसा लगता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। इवन तुम्हारी दिन की शुरुआत देखो, तुम मस्त ऐसे सोए हो, सुबह उठ के जाते हो, तुम तो एक्चुअली ना सुबह का लेक्चर इसलिए लेते हो ताकि तुम नाश्ता कर सको। जाते हो, पोहा पोहा थोड़ा सांबर दे, पोहा में सांबर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़े दिनों बाद ना तुमको इसकी आदत हो जाती है। फिर तुम घर पे गए, मम्मी सिर्फ पोहा बनाया। सिर्फ पोहा मतलब बचपन से पोहा ही खिला, बात बचपन की नहीं, अभी की। सांबर खाए हैं, मेरे को ऐसा पोहा नहीं भाता। सर पोहा सांबर, समोसा सांबर, कचौरी सांबर, जिंदगी ऐसे लगे सांबर में है। अच्छा, तुम लोग के साथ तो ऐसा भी हो रहा होगा, कई बार सब्जियों में ढूंढना पड़ता है सब्जी कहाँ है, ऐसा डाइव मार के यहाँ पे सब्जी कहाँ है, यू नो, बस एक ब्राउन कलर का वो रस्सा आता होगा, उसमें ढूंढना पड़ता है सब्जी कहाँ है। ओ ये ना, एक दाना, वो भी वटाना। एक दाना वो भी वटाना। इमेजिन कर साला, इमेजिन कर वो दिन क्या थे, क्या दिन थे तेरे। मस्त 12वीं के बाद तू सोफे पे ऐसा बैठता था, कैसा ऐसा, कैसा ऐसा ऐसा बैठता था। मम्मी रोज सुबह, ले बेटा चाय, मम्मी टोस्ट दो ना, टोस्ट टोस्ट। मम्मी बिस्किट लाके देती, पोहा लाके देती। अभी जिंदगी क्या हो गई, एक टाइल, ऐसा ऐसा, एक टाइल के ऊपर बैठना। जिंदगी कैसे हो गई, एक टाइल, एक टाइल के ऊपर बैठना। किसी दोस्त के घर से कुछ आया, पहले तुम खाओगे। सोचो अभी तुम घर से आए, इतना सारा भर के लाए, पहले दिन में खा ली। तुमने तो खाया ही नहीं, दोस्तों ने खाया, भुक्कड़ कहीं के। आदत देखो दोस्तों की, तुम्हारी सब्जी अच्छी नहीं, उसकी अच्छी है।
आराम से चलती थी जिंदगी भाई। अभी यू नो लॉ छूट रहा 145, डीटी चालू हो रहा 2 बजे 15 मिनट, और कुछ नहीं तो पाव भाजी, नफरत हो गई है। सैटरडे पाव भाजी, सैटरडे पाव भाजी, पाव भाजी। क्या तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है? मस्त एक टाइल वाली जिंदगी, बाजू भी इधर बैठा है, इधर बैठा है, एंड यू आर लाइक इधर बैठा। इमेजिन करो किस तरह से तुम्हें पाला गया है। बेड पे लाके ब्रश नहीं करते थे तो नाश्ता मिलता था। लड़कों कुछ याद आया? ब्रश नहीं करते थे तो भी नाश्ता मिलता था, चाय टोस्ट। हालत देख रहे तुम्हारी। और जब घर पे जाते मम्मी कैसा हो गया है, मम्मी को ना तुमने गले लगा, माँ तू ही सच्ची थी, तू ही सही नहीं, तेरे हाथ का करेला भी वहां की आलू से बेहतर है माँ। बात सही ही नहीं है। अरे वो बेचारी इतना अच्छा बना के देती थी, यहाँ क्या करो टिंडे। कई बार तो ऐसा होता है सब्जी खा रहे हो पता ही नहीं है कैसी सब्जी है। फिर क्या जिंदगी, अचारम स्वाहा, अचारम स्वाहा, चटनी स्वाहा। कितनों के साथ ऐसा हुआ है, कई बार सब्जी पता ही नहीं काय की है, पता ही नहीं सब्जी जिंदगी में हलचल काय की रही है सब्जी, राइट। अच्छा कई बार ये लोग बोलते हैं दाल है, उसका पानी निकाले ना तो आपको है ना पुणे के पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। रोटी देखिए कभी, रोटी ऐसा उठाना अर्जेंटीना का वो फ्लैग दिखेगा, और कुछ कुछ रोटी तो इतनी जबरदस्त है ऐसा सीधा ट्रांसपेरेंट दिख सकता है तुमको। चावल देखे वो चिड़िया को डालते ना वो वाले दाने, क्या चावल है, टेस्ट टेस्ट नेक्स्ट लेवल जिंदगी में कह रहा हूं। तो अरे ये तो खत्म करना दो, 2 मिनट बस खत्म। गेन कितने प्रकार के? 2, पॉजिटिव निगेटिव। पर जो भी होगा या तो होगा लॉन्ग, लॉन्ग या तो शॉर्ट। लॉन्ग या शॉर्ट साइज पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, काय पे डिपेंड करता है? पोहा, पोहा। फाइनेंशियल एसेट कितने? 12 या उससे कम। सर .12 शॉर्ट रहता, किसी को डॉट पसंद तो 12 या उससे कम। सेकंड स्पेशल एसेट, स्पेशल एसेट 24 या उससे कम। स्पेशल एसेट की कैटेगरी में 2 ही है, स्पेशल एसेट की कैटेगरी में 2 ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर। क्या क्या चीज है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर, 24 मंथ और लेस। इन 2 चीजों के अलावा सब कुछ जाएगा 36 के आंकड़े में। वेरी सिंपल, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट, जो इन दोनों में फॉल नहीं हो रहा अदर एसेट। तो बाय डिफॉल्ट में लॉन्ग क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट्स होल्डेड फॉर मोर देन, बोलो बेटा, 12 मंथ्स। स्पेशल एसेट्स, बोलो बेटा, होल्डेड फॉर मोर देन, कह दो ना, 24 मंथ्स। और अदर एसेट्स होल्डेड फॉर, बोलना मेरे भाई, मोर देन 36 मंथ्स। होल्डेड फॉर मोर देन 36 मंथ्स।
इज इट डन? ओके, आगे आओ। वही मैं बता रहा हूं, सुनो तो। कैपिटल एसेट के कितने पार्ट थे? 3। पहला कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज। इज इट डन? विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। Any student, any kind of doubt, please